Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about parasitology. Previous lecture में हमने माइकोलॉजी को फिनिश किया था और जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस करके बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में माइकोलॉजी फिनिश करने के बाद हम डायरेक्ट बात करेंगे पैरासिटोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आप आज हम बात करेंगे पैरासाइट्स के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो पैरासाइट्स पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टोक्जोप्लाज्मा गोंडाई। इसके पहले हमने काफी इंट्रोडक्टरी क्लास भी ले चुका है इसकी। ठीक है, पैरासिटोलॉजी की, तो उसको आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, देन इसके बाद आप इस क्लास में आइए। अगर नहीं भी देखें आप इंट्रोडक्टरी क्लास, इस क्लास में देखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा ताकि हम अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टेड ये पैरासाइट्स होता है और एक्चुअल में ये पैरासाइट जो है तो कॉक्सीडियो के अंतर्गत आता है। इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ी सी हम पहले ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू का दैट मीन्स यहाँ पर ये है कि एक्चुअल में हम इसमें पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है, टोक्जोप्लाज्मा गोंडाई। ठीक है, ये आपको कैट नजर आ रही होगी प्यारी सी, और इसके चारों तरफ आपको ये पैरासाइट्स नजर आ रही, और ये जो पैरासाइट्स है दैट इज टोक्जोप्लाज्मा गोंडाई। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। मार्फोलॉजी में 3 स्टेज में कंप्लीट होती है, दैट इज ट्रोपोसाइट्स, टिश्यूसिस्ट और oocyst है। ठीक है, देन इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, इन सभी के बारे में देखेंगे वन बाई वन करके। आपसे एक गुजारिश ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और अच्छे से आप अपनी नोट्स को प्रिपेयर करिए। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, उसमें आप हमको डीएम कर सकती हैं और हमारे चैनल से व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टेड ये टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में अगर इसकी हम थोड़ी सी डिटेल से हिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो जो टोक्जोप्लाज्मा गोंडाई है, ठीक है, एक तरह का है ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। कैसा है ये, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है, इंट्रा का मीन्स क्या होता है इनसाइड, और सेलुलर का मीन्स क्या होता है सेल से। मतलब कि ये जो अपना कह सकती हैं कि जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा, तो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर के अंतर्गत ही आएगा। मतलब कि ये सेल्स के अंदर ही अपना इन्फेक्शन कोज करेगा। यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, एक्चुअल में 2 साइंटिस्ट ने मिल करके ये काम किया था, एक निकोली और सेकंड है मैनकॉक्स। ये दोनों मिल करके 1908 है, ठीक है, 1908 में इसको डिस्क्राइब किया था। और कहाँ किया था, स्मॉल नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के पास है। और किस पर किया था, रोडेंट। रोडेंट वो होते हैं जिसको हम कुतरने वाले जानवर बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये जो जानवर होते हैं तो कह सकते हैं कि काफ़ी डेंजरस टाइप के भी होते हैं। ठीक है, तब से इसका नाम क्या पड़ गया है, और ये एक तरह का है गुंडी नाम का है एरिया है, वहाँ पर इस सबसे ज़्यादा इसको डिस्कवर करके बताया गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था टोक्जोप्लाज्मा गोंडाई। ठीक है, और कब किया गया था, 1908 में। किसके द्वारा किया गया था, निकोली और मैनकॉक्स के द्वारा किया गया था। लेटर देन बाद में ये बताया गया कि इट्स इम्पोर्टेंट इन द ह्यूमन पैथोजन वाज रिकॉग्नाइज्ड मच लेटर। ठीक है, मतलब कि ये ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक होते हैं। ये कौन बताया था, जंकी नाम के एक और साइंटिस्ट थे 1923 में। ठीक है, 1923 में इन्होंने बताया और ऑब्जर्व किया कि सिस्ट इन द रेटिना ऑफ द चाइल्ड, मतलब कि एक चाइल्ड है जो ये पैथोजन से इन्फेक्टेड है, तो उसके रेटिना में इन्फेक्शन है, और रेटिना में क्या प्रेजेंट है, इसका सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पैथोजेनिक हुआ इस तरीके से। ये कौन बताया, जंगी ने बताया। ठीक है, हाइड्रोसेफेल एंड द माइक्रोथेलेमिया, ये उसको डिजीज थी उस बच्चे को। ठीक है, ये डिजीज का नाम है आई क्या, ये
एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ी सी ये चीज समझ लेते हैं हम कि ये जो टोक्जोप्लाज्मा है, ठीक ना, पैरासाइट्स, इसका शब्द लिया कहाँ से गया है, मतलब कि इसका नाम कैसे पड़ा। द डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें ये बता रहा है कि टोक्जोन, टोक्जोन का मीनिंग होती है यहाँ पर आर्क या कि ब्रो या कि कर्व शेप है, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरीके से आपको ये नजर आएगा कि मतलब कि जो टोक्जोन का मतलब इसमें बताया गया है कि कर्व शेप का ही। जब आप इसको माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको क्रिसेंट या कि कर्व फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोक्सोन का मतलब ही आर्क बताया गया है। क्लियर? इतना आप इसके इंट्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझ गए होंगे। चलिए, इंट्रोडक्शरी की क्लास फिनिश हुई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डायरेक्ट इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो होती है इसकी 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है ट्रोपोजाइट, सेकंड है टिश्यू और थर्ड है oocyst, ठीक है। ट्रोपोसाइट्स और जो टिश्यू सिस्ट हैं रिप्रेजेंट स्टेज इन द एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम साइजोगोनी भी कहती हैं। व्हेन द oocyst फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम गमेटोगोनी या स्पोरोगोनी कहते हैं। समझिए पहले कि इसमें 3 स्टेज है। फर्स्ट पहले यहाँ पर ट्रोपोजाइट और जो टिश्यू सिस्टम है, इसमें जो स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन के रूप में कर रहा है, जिसको हम साइजोगोनी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है, ध्यान से समझिएगा। जबकि जो oocyst है थर्ड वाला फॉर्म, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और जिसको हम गमेटोगोनी या स्पोरोगोनी कहते हैं। क्लियर? ऑल 3 फॉर्म्स, मतलब ये तीनों फॉर्म्स ऑकर्स इन द डोमेस्टिक कैट्स, जो घरेलू बिल्ली होती है, और उसके कुछ फिनाइल्स, फिनाइल्स मतलब उसकी प्रजाति कैट्स की, विच आर द डिफिनेटिव होस्ट एंड द सपोर्ट बोथ द साइजोगोनी एंड द गमेटोगोनी, ठीक है। मतलब कि जो डोमेस्टिक कैट्स है इन तीनों फॉर्म को अकर्स करती हैं, और उसके जो डिफिनेटिव होस्ट होती हैं उसके साथ भी ये सपोर्ट होती है, जिसमें साइजोगोनी और गमेटोगोनी दोनों रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोड्यूस हो रहा है। ओनली द सेक्सुअल फॉर्म ट्रोपोजाइट्स और टिश्यू सिस्ट आर प्रेजेंट इन द अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस एंड बर्ड्स। मतलब इसमें जो एसेक्सुअल फॉर्म मतलब इसमें जो ट्रोपोजाइट्स और टिश्यू सिस्ट है, ये दोनों अदर एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है ह्यूमंस एंड बर्ड्स, विच आर द इंटरमीडिएट होस्ट है, जो कि ये कैसे हैं, ये इंटरमीडिएट होस्ट हैं। ऑल द 3 फॉर्म्स आर द इन्फेक्टियस इन टू द मैन। मतलब ये तीनों फॉर्म है, ट्रोपोजाइट, टिश्यूसिस्ट और oocyst, ये तीनों फॉर्म जो होती हैं इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेबिलिटी रखती हैं ह्यूमंस में। इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं, ये ए नंबर जो दिख रहा होगा, ये ट्रोपोजाइट्स है, जो कि आपको कर्व शेप का नजर आ रहा है, ठीक है। और ये टिश्यूसिस्ट मतलब कि टिश्यू के अंदर प्रेजेंट हुआ है, ठीक ना। और ये जो थर्ड वाला नजर आ रहा होगा दैट इज oocyst, ठीक ना, जिसको हम ओवा भी कहते हैं। आगे इनको डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे ट्रोपोजाइट्स को। ट्रोपोजाइट्स को हम ट्रेकीजोइड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये ट्रोपोजाइट जो होता है क्रिसेंट शेप का होता है विथ वन एंड पॉइंटेड, ठीक ना। आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकती हैं, ये आपको क्रिसेंट या कि कर्व शेप का दिखाई दे रहा, और ये वाला जो एंड है आपको ये पॉइंटेड नजर आ रहा है। एंड द अदर एंड राउंडेड, जो अनदर एंड है ये वाला पार्ट्स इसका राउंडेड रहता है। 3 से 7 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, लगभग ये इतना लंबा आपको दिखाई देता है। ओवॉइड रहेगा, इसका जो न्यूक्लियस रहेगा ओवॉइड, ये देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक है। आपको ओवल शेप का दिख रहा होगा। एंड इट इज सिचुएटेड एट द ब्लंट एंड ऑफ द पैरासाइट्स, और ये सिचुएटेड कहाँ पर होता है, ब्लंट एंड है, ठीक है। जो इसका ब्लंट वाला फॉर्म होता है वहां पर ये सिचुएटेड होता है। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एपिकल कॉम्प्लेक्स एट द पॉइंटेड एंड, मतलब इसका जो पॉइंटेड एंड होगा वो कैसा दिखेगा आपको, एपिकल कॉम्प्लेक्स है, ठीक ना। एपिकल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है जैसे तबला होता है एक साइड बजाने वाला, उस टाइप का ही, ठीक है। The tropocytes stain well with the giemsa stain and cytoplasm appearing the azure blue and the nucleus red, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए, जब इसको आप स्टेन करेंगे जिम्सा स्टेन के साथ में, ठीक है, जब इसको आप जिम्सा स्टेन के साथ स्टेन करेंगे तो इसका साइटोप्लाज्म आपको एज्यूर ब्लू कलर का दिखाई देगा, और जो न्यूक्लियस होगा वो कुछ रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है। एक्टिवली मल्टीप्लाई द ट्रोपोसाइट्स इन सीन द
इंट्रासेलुलरी इन वेरियस टिश्यू ड्यूरिंग द अर्ली एक्यूट फेज इन्फेक्शन, ठीक ना। अगर किसी पर्सन को एक्यूट फेज का इन्फेक्शन है, अर्ली स्टेज का, उस दौरान ये इंट्रासेलुलरी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि सेल्स के अंदर ही अपनी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स्ट्रासेलुलर ट्रोपोजोइट्स कैन आल्सो बी द सीन इम्प्रेशन इन द स्मीयर। अब जब स्मीयर आप तैयार करेंगे तब आपको एक्स्ट्रासेलुलरी दिख सकता है, ठीक है। अब फाउंड ड्यूरिंग द एक्यूट स्टेज इन्फेक्शन, और ये कब पाया जाएगा आपको, एक्यूट स्टेज के इन्फेक्शन के दौरान। क्लियर। होप सो आप ट्रोपोजोइट समझ गए होंगे। सेकंड हम बात करेंगे टिश्यू सिस्ट के बारे में। टिश्यू सिस्ट जो होता है एक तरह का है रेस्टिंग स्टेज होता है, ये चीज याद रखिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि टिश्यू सिस्ट किस तरीके की स्टेज होती है, तो रेस्टिंग फॉर्म होती है, रेस्टिंग स्टेज होती है। दे आर फाउंड ड्यूरिंग द क्रोनिक स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन, और किसी इन्फेक्शन में पाया जाएगा जब क्रोनिक हो जाएगा इन्फेक्शन उस पेशेंट को, जिसको इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। can be the found in the brain and most side in the skeletal muscle and various other organ, ठीक ना। ज्यादातर टिश्यू सिस्ट कहाँ पाया जाएगा आपको, ब्रेन में जो कॉमन साइड होता है, स्केलेटल मसल्स में, और कुछ ऑर्गन में भी पाया जाएगा। पार्टिकुलर किस जगह प्रेजेंट होता है, जब हम आपको लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करेंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। सिस्ट वॉल इज द स्नोफिलिक एंड स्टेन विद द सिल्वर, ठीक ना, मतलब कि जो सिस्ट वॉल होती है इसको स्नोफिलिक होती है, इसलिए सिल्वर के साथ स्टेन लेती है, ठीक ना, जो सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन होता है उसके साथ में। इन कंट्रास्ट टू द स्यूडो साइड्स, ठीक ना, मतलब इसका जो स्यूडो साइड्स होता है वो कंट्रास्ट नजर आएगा विथ इसके साथ में पीरियोडिक एसिड शिप में, मतलब कि जो पास स्टेन होता है। सिस्ट वाल स्टेन द बीकली, जो इसकी सिस्ट वाल होगी वो स्टेन बीकली होगी, जबकि जो इसका पैरासाइट्स फॉर्म होगा वो डीपली स्टेन होगा, ठीक है। स्लोली मल्टीप्लाई पैरासाइट्स विद इन द सिस्ट आर कॉल्ड द ब्रेडीजॉइट्स, ठीक ना। ये टर्म आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा, जो सिस्ट फॉर्म होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेडीजॉइट्स। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा तो इसको भी आप याद रखिएगा। अ सिस्ट इज अ राउंड और ओवल, ठीक ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सिस्ट है, पूरा आपको राउंड और ओवल नजर आएगा, 10 से 20 माइक्रोमीटर का रहता है साइज में, और इसमें न्यूमरस ब्रेडीजॉइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है पूरे ही आपको जो होता है, ये पूरे कैसे हैं, ये ब्रेडीजॉइट्स हैं। अ सिस्ट रिमेन द विएबल इन द टिश्यू फॉर द सेवरल ईयर्स है, मतलब इसका जो सिस्ट फॉर्म होता है कई सालों तक आपको नजर आएगा, ठीक है ना, टिश्यू के अंदर में, जब इन्फेक्शन क्रोनिक स्टेज में पहुंचेगा उस दौरान। क्लियर। थर्ड स्टेज समझिए आप, ऊसिस्ट। ऊसिस्ट जो होता है, ऊसिस्ट डेवलप ओनली इन द डिफिनेटिव होस्ट इन द इंटेस्टाइन ऑफ द कैट्स एंड अदर फेलाइंस बट नॉट इन द ह्यूमंस, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा कि जो ऊसिस्ट होता है वो एक तरह का डेफिनेटिव होस्ट है, और वो कहाँ पाया जाएगा आपको, कैट्स का जो इंटेस्टाइन होता है और कैट से रिलेटेड जो फेनाइल्स होते हैं, ठीक ना, वहां पाया जाएगा, लेकिन ह्यूमंस में इसका किसी प्रकार का रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे नहीं रहेगा इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ऊसिस्ट डेवलप ओनली इन द डिफिनेटिव होस्ट इन द इंटेस्टाइन ऑफ द कैट इन अदर्स, वही पॉइंट यहाँ पर रिपीट है, ठीक है। ओवल इन शेप का रहेगा, 10 से 12 माइक्रोमीटर का रहेगा, कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। सिस्ट इज ईच सिस्ट इज सराउंडेड बाय द थिक रेजिस्टेंस वॉल, ठीक ना। आप पॉइंट को समझिएगा यहाँ पर कि इसकी जो सिस्ट की वॉल होती है, ठीक ना, वो ठीक रहती है और रेजिस्टेंस करती है, सराउंडेड बाय द, चारों तरफ, मतलब उसकी चारों तरफ से रजिस्ट करती है। जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर ये सिस्ट पहुंच गया, ठीक ना, अगर किसी के ह्यूमन के बॉडी में ये सिस्ट पहुंच गया तो ये आपके रिस्पायरेटरी रूट से अगर गया है, ठीक है, या कि भोजन के थ्रू गया है, रिस्पायरेटरी रूट से नहीं जाएगा, ये भोजन के थ्रू ही जाएगा, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। तो जैसे आपके कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा इंजेक्शन हुआ तो उस दौरान आपके स्टमक में पहुंचेगा, और स्टमक में पहुंच करके वहां पर एसिडिक कंडीशन में पहुंचेगा, ठीक ना, क्योंकि स्टमक का पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसलिए इसकी वॉल जो होती है ठीक होती है और रेजिस्टेंस करती, ताकि ये सर्वाइव करके इंटेस्टाइन में पहुंच जाए। वो सिस्ट फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम गमेटोगोनी भी कहते हैं। क्लियर हो, तो आपको मार्फोलॉजी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे इसकी लाइफ साइकिल को, ठीक है। लाइफ साइकिल को समझने से पहले यहाँ पर ये समझेंगे कि
कि इसमें कितने होस्ट होते हैं। तो देखा जाए तो ये जो टोक्जोप्लाज्मा गोंडाई है, जिसको हम टी गोंडाई कहते हैं, ये 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। फर्स्ट है डिफिनेटिव होस्ट और सेकंड है इंटरमीडिएट होस्ट है। द डिफिनेटिव होस्ट का मतलब क्या है कि कैट एंड अदर फेलाइंस इन विच द बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल साइकिल टेक प्लेस। मतलब जिसमें डिफिनेटिव होस्ट में कौन कौन से हैं, कैट है और उनके अदर्स रिलेशन वाले जानवर हैं, ठीक है, जो कि दोनों में अपनी इस फेज को साइकिल कंप्लीट करता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में कंप्लीट करता है। इंटरमीडिएट होस्ट की बात करेंगे तो इसमें मैन देखने को मिलेगा और इसमें अदर जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में मतलब ही ह्यूमंस भी आ जाता है। और ये जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है ओनली द एसेक्सुअल, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है तो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, लेकिन लाइफ साइकिल भी इसकी जो है 2 साइकिल में कंप्लीट होती है, ठीक ना। होस्ट 2 है लेकिन साइकिल भी 2 है। यहाँ पर इंटरेस्टेड बात है, ठीक है, कि एक होती है यहाँ पर इंटेरिक साइकिल और सेकंड होती है एक जो इंटेरिक साइकिल। क्लियर। अब समझिए आते हैं फ्लो चार्ट वाली साइकिल में। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कंटामिनेटेड फूड और वाटर को इनटेक किया, ठीक है, पॉइंट को पहले समझिएगा कि ये जो सिस्ट होता है जिसको हम oocyst कहते हैं, ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर में, सॉइल मिट्टी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमल्स आएंगे, ठीक ना, एनिमल्स में पिग्स ले लो, ठीक ना, और जितने भी गोड्स वगैरह होती हैं सभी आ जाती हैं, जिसमें बता रहा है कि मैन रोटेंट या कि अदर्स एक्वायर द इन्फेक्शन बाय द इंजेक्शन ऑफ द फूड एंड वाटर कंटेनिंग द सराउंडिंग द oocyst। मतलब कि oocyst अगर प्रेजेंट है सॉइल और मिट्टी में, उस oocyst को कौन कंज्यूम किया, कोई एनिमल्स। अब एनिमल्स के जो फूड है या कि कंटामिनेटेड वाटर को कौन कंज्यूम कर रहा है, ह्यूमन से, ठीक ना। और ह्यूमन जैसे ही कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर पहुंचेगा oocyst, जैसे गया oocyst कन्वर्ट हो जाता है इंसेस्टेशन फॉर्म में, ठीक है ना, इंसेस्टेशन इन द इंटेस्टाइन। क्लियर, समझिएगा। अब ये जैसे पहुंचेगा इंसेस्टेशन, ठीक है, तो ये स्पोरोजोइट्स और ब्रेडीजोइट्स रिलीज होगा कहाँ, ह्यूमन के अंदर, ठीक है ना। स्पोरोजोइट्स और ब्रेडीजोइट दोनों रिलीज होगा और रिलीज होकर के ट्रेकीजोइड्स का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है ना, और इन्वेड द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। कहाँ पर पहुंचेगा, इंटेस्टाइनल के एपिथेलियम में। अब यहाँ पर इंडोसाइजोगोनी बनाएगा। इंडोसाइजोगोनी जब कन्वर्ट होगा, ठीक ना, ट्रेकीजोइड से स्प्रेड टू द मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड से होते हुए एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल ऑर्गन में पहुंचेगा। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल ऑर्गन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इंटेस्टाइन को छोड़ करके ह्यूमन में जितने भी पार्ट्स होंगे, लाइक जैसे ब्रेन, मसल्स, स्केलेटल मसल्स, आई और फीटस, ठीक है, जो ह्यूमन से वोमेंस जो होती है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो ट्रांसप्लेसेंटा से ट्रांसमिट होकर के फीटस में भी पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे स्प्रेड होगा तो ये ब्रेडीजोइड्स फॉर्म गया। अब ब्रेडीजोइड्स फिर कहाँ पहुंच जाएगा, टिश्यू फॉर्म में, ठीक ना, मतलब कि पूरे टिश्यू के लेवल पर। अब यहाँ पर जो होता है 2 साइकिल चलेगी, एक होती है इंटरमीडिएट होस्ट की साइकिल और सेकंड होती है डिफिनेटिव होस्ट की साइकिल, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर एक ह्यूमन साइकिल चलेगी और एक फिनाइल साइकिल चलेगी। तो होगा क्या, जो टिश्यू सिस्ट है तो यहाँ पर डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द अंडर कुक्ड मीट ऑफ द मैमल्स कंटेनिंग द टिश्यू सिस्ट है। मतलब कि अगर टिश्यू सिस्ट में ये ब्रेडीजोइड्स प्रेजेंट है, अब ब्रेडीजोइड्स को डायरेक्ट जो होता है किसी मैमल्स के द्वारा इंजेस्ट कर लिया जाए और उस मैमल्स के द्वारा फिर इन्फेक्शन यहाँ पर पहुंच जाए और ये साइकिल एक तरह रिपीट हो जाए। सेकंड है, ये टिश्यू सिस्ट अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो वहां पर आए कोई जानवर जैसे रोटेंट वगैरह हो गए तो कैट एक्वायर, ठीक ना, इन्फेक्शन बाय द इंजेक्शन ऑफ द रोटेंट मीट कंटेनिंग द टिश्यू सिस्ट। टिश्यू में सिस्ट जो प्रेजेंट है मीट में, वो कोई कैट्स या रोटेंट के द्वारा इंजेस्ट कर ले जाए। अब ब्रेडीजोइड्स कहाँ पहुंच जाएगा, उस एनिमल्स के इंटेस्टाइन में। एनिमल्स के इंटेस्टाइन में ब्रेडीजोइड्स पहुंच करके, ठीक ना, रिलीज करेगा ब्रेडीजोइड्स को और साइजोगोनी फॉर्म में, ठीक ना। अब ये ब्रेडीजोइड्स जो होता है मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम गैमेटोगोनी कहते हैं, ठीक है। अब ये मेल और फीमेल दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करके अनस्पोरुलेट oocyst का जो होता है फॉर्मेशन कर देंगे इन द फीसेस, ठीक है ना। मतलब ये फीसेस में पहुंच जाएगा डस्ट और पार्टिकल्स। तो इस तरीके से ये पूरी अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है, टोक्जोप्लाज्मा गोंडाई।
होप सो आपको साइकिल समझ में आई होगी। 3-4 बार आप रिपीट करेंगे तो ये साइकिल आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, ठीक ना। ये पूरा होती है एक बार में, ठीक है, और एक साइकिल यहाँ से कंप्लीट होती है। क्लियर। आगे समझिए इसकी पैथोजेनेसिस। अब किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो गया तब उसको कैसे आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, पहचान कर पाएंगे कि एक्चुअल में ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई के ही है, ठीक ना। अगर देखा जाए तो आउटकम ऑफ द टोक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन डिपेंड ऑन द इम्यून स्टेटस ऑफ द इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब कि ये जो इन्फेक्शन होता है तो ये आपको उसके इम्यूनिटी के आधार पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि पेशेंट की कितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और कितनी वीक है, उस पर ये डिपेंड करेगी इन्फेक्शन। एक्यूट प्रोजेक्शन, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक्यूट प्रोग्रेशन ऑफ द इन्फेक्शन इज मोर लाइकली टू द इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल। मतलब कि अगर देखा जाता है एक्टिव जो प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा इन्फेक्शन का, तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल पर्सन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो एड्स वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो मेजरली उनकी जो इम्यूनिटी होती है काफ़ी वीक रहती है, तो उसमें ये देखने को मिलता है। मोस्ट ह्यूमन्स इन्फेक्शन इन द एसिम्प्टोमेटिक, मतलब ज़्यादातर इन्फेक्शन जो होता है एसिम्प्टोमेटिक रहता है, धीरे धीरे अपीयर होता है। लेकिन क्लिनिकल टोक्सोप्लाज्मोसिस अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 होती है, ठीक है, वैसे 3 होती है बट देखा जाए तो 2 है। एक कॉन्जेनाइटल टोक्सोप्लाज्मोसिस, सेकंड होती है एक्वायर्ड टोक्सोप्लाज्मोसिस। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे एक कॉन्जेनाइटल टोक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में। कॉन्जेनाइटल टोक्सोप्लाज्मोसिस रिजल्ट व्हेन द टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई इज ट्रांसमिटेड द ट्रांसप्लेसेंटली फ्रॉम मदर टू द फीटस। मतलब कि किसी इन्फेक्शन अगर है, ठीक है, हुआ है किसी प्रेग्नेंट वुमन्स को, ठीक है ना, तो उससे उसके ट्रांसप्लेसेंटा से क्रॉस करके इन्फेक्शन कहाँ पहुँच जाए, किसी फीटस में, और इतना लेथर होता है कि ये एबॉर्शन की भी कंडीशन अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। सेकंड है एक्वायर्ड टोक्सोप्लाज्मोसिस। एक्वायर्ड टोक्सोप्लाज्मोसिस में क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाय द पोस्ट नेटली इन मोस्टली इन द एसिम्प्टोमेटिक। मतलब कि जो पोस्ट नेटली की कंडीशन हो जाती है, बेबी बाहर जन्म ले लेता है, उस दौरान पर होता है। द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्यूट एक्वायर्ड टोक्सोप्लाज्मोसिस, मतलब एक्यूट में ही देखने को मिलेगा, जिसमें से लिम्फ एडिनोपैथिक कंडीशन हो जाएगी, मतलब कि लिम्फ की स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में तरह तरह की, सर्वाइकल लिम्फ नोड की स्वेलिंग रहेगी, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, मलेरिया रहेगी, स्प्लीनोमेगैलिक कंडीशन रहेगी, ठीक है, ये सभी देखने को मिलेगा आपको किसमें, एक्वायर्ड टोक्सोप्लाज्मोसिस में। इसमें एक अदर टाइप्स के टोक्सोप्लाज्मोसिस अकर्स होती है जिसको हम बोलते हैं ओकुलर टोक्सोप्लाज्मोसिस। ओकुलर का मीन्स ही होता है आई के इन्फेक्शन, ठीक है। ये ज़्यादातर प्रेजेंट होती है यू लाइटिस यू यूनिटी, ठीक है, सॉरी, यूआईटिस और कोरोआइडाइटिस, कोरियो रेटिनाइटिस से। ये 3 कंडीशन उत्पन्न होती है किसमें, ओकुलर टोक्सोप्लाज्मोसिस में। मतलब कि यहाँ की जो आई का एरिया होता है, प्यूबिल्स वगैरह, ये पूरा जो होता है ब्लर हो जाता है। सम केसेस में बी द सीवियर दैट इज द रिक्वायर द इन न्यूक्लिएशन, ठीक ना, मतलब कि ये सीवियर देखने को भी मिलता है। क्लियर। होप सो आपको इसकी पैथोजेनेसिस समझ में आ गई होगी। अब उस पर्सन को इन्फेक्शन भी हो गया, ठीक ना, पूरा हर चीज़ कंप्लीट हो गया। अब कैसे आप उसको डायग्नोज करके पता करेंगे कि हाँ ये एक्चुअल में ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई का ही इन्फेक्शन है। तो इसके लिए काफ़ी सेवरल से पैरामीटर्स बताए गए हैं, सभी को हम डिटेल्स तो नहीं बताएंगे लेकिन मोस्ट ऑफ द यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। Diagnosis of the acute toxoplasmosis is made mainly in the demonstration of the trophozoites and cysts in the tissue and body fluids by the serology। मतलब इसमें आपको body fluids, ठीक ना, ये कि आपको कोई बायोप्सी वगैरह है या कि टिश्यू वगैरह है, उससे आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं ट्रोपोजाइट्स और टिश्यूसिस को। फ्लो चार्ट से समझते हैं, इसके बाद हम इसके डिटेल्स में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, माइक्रोस्कोपी टेस्टिंग है, सीरोलॉजिकल है, मॉलिक्यूलर टेक्निक है, ठीक है, इमेजिंग और कुछ अदर्स भी है। माइक्रोस्कोपी में आपको ट्रोपोजाइट्स है, टिश्यू सिस्ट
ये डिटेक्ट हो जाएंगे ब्लड में, स्पूटम में, बोन मैरो स्प्लिट में, जिसमें आप जिम्सा स्टेन, पास स्टेन और गोमोरिस मेथेनामाइड सिल्वर स्टेन, ठीक है ना, जीएमएस भी करके आप देख सकते हैं। सीरोलॉजी में आपको डिटेक्ट होंगी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के लिए आपको आईजीजी एंटीबॉडीज देखना है, इलाइजा देखना है, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पर इलाजा के साथ साथ में IFA टेस्ट भी देखना है, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट देखना है, सेवाइन फेल्डमैन डाई टेस्ट भी देखना है, ठीक ना। ICM एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना है तो इसमें डबल सैंडविच IgM इलाइजा कर सकते हैं, IgG आईशेम भी कर सकते हैं, ठीक ना। IgA एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है, इसके लिए भी आप इलाइजा टेस्ट करिए, ठीक ना, बाई एंटीजन डिटेक्शन करके। मॉलिकुलर टेक्निक अप्लाई करना है तो PCR करिए, इमेजिंग करना है आपको तो इसमें MRI CT स्कैन करिए और अल्ट्रासोनोग्राफी करिए। कुछ अदर रिलेशन भी इसमें होते हैं जैसे एनिमल्स और स्किन टेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज आप अप्लाई करके देख सकते हैं। थोड़ी सी इनके डिटेल्स में आते हैं हम यहाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर माइक्रोस्कोपी में, ठीक ना। माइक्रोस्कोपी हम जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ पर दो चीज रहेगा, एक रहेगा यहाँ पर ट्रेकेजॉइड्स रहेगा, ठीक है, और सेकंड है रहेगा टिश्यू सिस्टम। इन दोनों को आप तो यहाँ पर आप इसमें स्पेसिमेन, ठीक है, ब्लड स्पूटम, बोन मैरो, ठीक ना, और CSF एमनियोटिक फ्लूइड बायोप्सी मटेरियल, लिम्फ नोड, ठीक ना, स्प्लीन और ब्रेन, ये सभी स्पेसिमेन ले करके आप ट्रेकेजॉइड्स, ठीक है, और टिश्यू सिस्टम इन दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको जिम्सा, पास या कि गोमोरिस मेथेनामाइड सिल्वर स्टेन, ये स्टेन अप्लाई करेंगे, जिसमें से आपको क्रीसेंट शेप में दिखाई देगा आपको ट्रोपोजॉइड्स, ठीक है, जिसको हम ट्रेकेजॉइड्स भी कहते हैं। और इसका जो साइटोप्लाज्म रहेगा ब्लू कलर का दिखाई देगा, न्यूक्लियस डार्क रहेगा, ठीक है। और ट्रोपोजॉइड्स और सिस्ट आल्सो कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इफेक्टिवली बाय द फ्लोरेसेंट कंजुगेटेड एंटीबॉडी टेक्निक इन द टिश्यू बायोप्सी एंड इम्प्रेशन स्मीयर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इसमें नजर आएंगे ये सभी चीजें। क्लियर? आप थोड़ी सी वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? एनिमल्स एनाकुलेशन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से टोक्सोप्लाज्मा कैन आल्सो बाय the inoculated by the fluids, bloods and tissue specimen intraperitoneally inoculation in the mice and tissue culture, ठीक है। कोई माइस लीजिए या टिश्यू कल्चर लीजिए, उसमें आप बॉडी फ्लूइड्स को या ब्लड को या किसी प्रकार का अदर एनिमल का जो स्पेसिमेन है उसको आप इंट्रापेरिटोनली इंसर्ट करिए, इसके बाद उसको इंक्यूबेट कर दीजिए 7 to 10 डेज। इसके बाद वहां से आप एक्सुडेट को कलेक्ट करिए पेरिटोनियली, देन इसके बाद उसको आप माइक्रोस्कोपी एग्जामिन करिए, तब आपको उसमें नजर आएगा टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। सेरोलॉजिकल के रिगार्डिंग में आप यहाँ पर इसको ये होता है एंटीबॉडीज अगर डिटेक्ट करना है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर IgM और IgG एंटीबॉडीज डिटेक्शन, ठीक है। कुछ इसके लिए IgG के लिए मेथड अप्लाई करके बताया गया है, जिसमें से इलाइजा है, शेवाइन फेल्डमैन डाइज है, ये याद रखिए, टेस्ट कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज टेस्ट और लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये सभी टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं सीरोलॉजिकल के रिगार्डिंग में। और भी सीरोलॉजी में बताया गया है कि एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो इलाइजा टेक्निक अप्लाई करिए। स्किन टेस्ट अगर करना है तो उसके रिगार्डिंग में आपको फ्रेकल्स टेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें से आप इंट्राडर्मली इंजेक्ट करिए किसको, टोक्सोप्लाज्मिन एक तरह का है ये रीजेंट होता है, और इसमें डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी आफ्टर 48 आवर्स में, ठीक है। इसके लिए सेवाइन फेल्डमैन डाइज टेस्ट भी अप्लाई किया जाता है, जिसको आप एक डाई होती है वो डाई अप्लाई करके आप देखेंगे कि ये डाई का कलर अगर चेंज हो जा रहा है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, ठीक है। इसको एक साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे सेवाइन फेल्डमैन, इसलिए इसका नाम पड़ गया था सेवाइन फेल्डमैन डाई टेस्ट। कब डिटेक्ट किए थे? 1948 में।
क्लियर। मॉलिक्यूलर टेक्निक अप्लाई करिए, जिसमें से पीसीआर टेक्निक अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको डीएनए हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, इसका टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई का। क्लियर। इमेजिंग मेथड अप्लाई करना है, उसके लिए एमआरआई, ठीक नहीं, या कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये अप्लाई करिए। और ये किस दौरान आप कर सकते हैं, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन इन्वॉल्व हुआ हो उस दौरान। अगर बेबी यहाँ पर 20 से लेकर 24 वीक्स का प्रेगनेंसी के दौरान है, उस दौरान पर आप अल्ट्रासोनोग्राफी करिए, जिसमें से आपको कंजेनाइटल टोक्सोप्लाज्मोसिस डायग्नोस होकर के दिखाई देगा। ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसके लिए आप कंजेनाइटल अगर टोक्सोप्लाज्मोसिस है उसके रिगार्डिंग में आप न्यूनेट्स विद द कंजेनाइटल इन्फेक्शन आर द ट्रीटेड द ओरल पायरीमेथेनामाइंस 1 mg पर kg, मतलब कि 1 kg के अकॉर्डिंग आप इसको दीजिए डेली, एंड द सल्फाडाइएजाइन 100 mg पर kg विद द फोलिनिक एसिड फॉर द 1 ईयर से। क्लियर। सिस्टमिक को corticosteroid में भी द एडेड द reduce द कोरियो रेटिनाइटिस, अगर कोरियो रेटिनाइटिस इन्फेक्शन है उस वो बेबी को, तो उसमें आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी ऐड कर सकते हैं। प्रोफिलैक्सिस की अगर बात करेंगे, क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में आप, तो इसमें आप पार्टिकुलरली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, चिल्ड्रन या कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन, ठीक ना, उसको अवॉइड द कंटामिनेटेड विद द कैट्स एंड द अदर फिशेस। ठीक। प्रॉपर कुकिंग कराइए, ठीक है ना, प्रॉपर वॉशिंग द हैंड एंड वॉशिंग द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर द ईटिंग, ईटिंग करने से पहले आप पूरे फ्रूट्स वगैरह हैंड वगैरह को वॉश करिए। क्लियर। ब्लड्स एंड अदर ब्लड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सीरो पॉजिटिव पर्सन, सीरो पॉजिटिव पर्सन का मतलब है कि जो किसी न किसी इन्फेक्टेड बीमारी से ग्रसित हैं, शुड नॉट बी द गिवन एंड स्क्रीनिंग फॉर द टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई एंटीबॉडी शुड बी द डन इन द ब्लड बैंक, ठीक है ना। अगर ब्लड बैंक में आप इसका यूज कर रहे हैं किसी डोनेशन को लेकर के, ब्लड डोनेट करने के लिए, तो उस रिगार्डिंग में पहले आप इसकी टेस्टिंग करिए, इसके बाद आप उसका डोनेशन लीजिए। क्लियर। आगे यहाँ पर कुछ की पॉइंट हमने आपके लिए रखा है, ये क्वेश्चन काफ़ी जनरेट होते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव व्यू से, तो इसको आप जरूर याद रखिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपके काम आएगा। क्लियर। थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर कि एक तरह का ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, ठीक ना। इसका जो फॉर्म होता है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग में, ट्रोफोजाइट्स, टिश्यूसिस्ट और oocyst है। डेफिनेटिव होस्ट इसका कैट होता है जिसमें इंटेरिक साइकिल चलती है। इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है इसका ह्यूमन होता है जिसमें जो इंटेरिक साइकिल चलती है। ह्यूमन इन्फेक्शन इज द एक्वायर्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ द फूड कंटेनिंग द oocyst और टिश्यूसिस्ट, मतलब कि जिसमें oocyst और टिश्यूसिस्ट प्रेजेंट रहेगा उसके द्वारा ही इन्फेक्शन ह्यूमन को हो पाएगा। कंजेनाइटल इन्फेक्शन कैन बी द आल्सो अकर्स। क्लियर। क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो एक्यूट इंसेफेलोपैथी, फीवर्स, कोरियो रेटिनाइटिस, लिम्फ एडिनोपैथीज, मायोकार्डाइटिस, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, ये सभी कंडीशन देखने को मिलती है, और साथ में डिसमिनेटेड इन्फेक्शन इन द इट्स पेशेंट। डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पैरासाइट्स इन द टिश्यू स्पेसिमेन, इलाइजा, IFA, सेवाइन, फेल्डमैन डाई टेस्ट, आइजियम, ISAGA, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसके रिगार्डिंग में आप ये टैबलेट यूज करिए, और साथ में ये ट्राइमेथोप्रोमाइन सल्फामेथाजोन, ठीक है ना, जो आपको चॉइस हो। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। होप सो आपको समझ में आया होगा कि हाफ आवर का हमने इस लेक्चर में ऑलमोस्ट टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक था पूरे हमने फिनिश किया, ठीक है ना। वीडियो अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप बार बार रिपीट करके देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आए। हमने इसमें हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है, कहाँ से क्वेश्चन कैसे जनरेट होता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ में पैरासाइट्स के रिगार्डिंग में। थैंक यू सो मच।